तो बच्चों 12th फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के क्रम में आज का जो पहला प्रश्न है वो है परमाणु द्रव्यमान मात्रक की परिभाषा दीजिए। इसका मान ग्राम, किलोग्राम, इलेक्ट्रॉन वोल्ट तथा मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में व्यक्त कीजिए। बच्चों ये प्रश्न बताने से पहले हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट बात बता दें। चैप्टर प्रत्यावर्ती धारा, लेंस, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, ऐसे ही तमाम चैप्टर के 1 शॉट मैराथन क्लास का वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा और इन सभी चैप्टर से आपके बोर्ड पेपर सेट में आने वाले ऐसे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो पिछले 5 साल के अंदर पूछे गए हैं, ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। यदि बच्चों इनमें से किसी भी चैप्टर में आपको कोई भी दिक्कत हो तो पहले आप 1 शॉट वीडियो देख लीजिए ताकि आपको हर एक टॉपिक का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और उसके इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को सॉल्व कर लीजिए। बच्चों यदि इन चैप्टर के मैराथन क्लास का वीडियो के साथ साथ यदि आप इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चंस देख लेते हैं तो आपको अलग से कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि परमाणु द्रव्यमान मात्रक क्या होता है। ठीक है, तो बच्चों हम आपको बता दें कि परमाणु, नाभिक तथा इनके मूल कण, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ठीक है, परमाणु, नाभिक तथा इनके मूल कण, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के द्रव्यमान अति सूक्ष्म होते हैं। ठीक है, इन द्रव्यमानों को व्यक्त करने के लिए जिन मात्रकों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, इन द्रव्यमानों को व्यक्त करने के लिए जिन मात्रकों का प्रयोग किया जाता है उसे हम परमाणु द्रव्यमान मात्रक कहते हैं। क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे कि परमाणु नाभिक तथा मूल कणों में कौन कौन सा कण आता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के द्रव्यमान अति सूक्ष्म होते हैं, ठीक है। परमाणु, नाभिक तथा मूल कणों, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के द्रव्यमान अति सूक्ष्म होते हैं। ठीक है, इसके द्रव्यमान को व्यक्त करने के लिए जिन मात्रकों का प्रयोग करते हैं उसे हम परमाणु द्रव्यमान मात्रक कहते हैं। तो हम लिखेंगे कि इनके द्रव्यमानों को व्यक्त करने के लिए व्यक्त करने के लिए जिन मात्रकों का प्रयोग करते हैं उन्हें परमाणु द्रव्यमान मात्रक AMU कहते हैं। ठीक है, तो क्या है इसकी परिभाषा? परमाणु, नाभिक तथा मूल कणों, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के द्रव्यमान अति सूक्ष्म होते हैं। इन द्रव्यमानों को व्यक्त करने के लिए जिन मात्रकों का हम प्रयोग करते हैं उसे हम परमाणु द्रव्यमान मात्रक कहते हैं। अब बात आती है कि एक AMU क्या होता है। ठीक है, अब आप ध्यान दो। तो एक AMU या एक परमाणु द्रव्यमान मात्रक। तो बच्चों एक AMU जो होता है वो आपका होता है कार्बन 12 के एक परमाणु का द्रव्यमान, कार्बन 12 के एक परमाणु का द्रव्यमान के 12वें भाग को एक AMU कहते हैं। आप ये बात जरूर ध्यान रखना।
ठीक है। एक एएमयू क्या है, मीन्स एक परमाणु द्रव्यमान मात्रक क्या है, इसकी परिभाषा है कि कार्बन 12 के एक परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग को एक एएमयू कहते हैं। ठीक है, कार्बन 12 के एक परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग को एक एएमयू कहते हैं। यदि इसकी आप परिभाषा लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं कि परिभाषा, इसकी परिभाषा हो जाएगी बच्चों कि कार्बन 12 के एक परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग को, एक परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग को एक परमाणु द्रव्यमान मात्रक कहते हैं, मीन्स एक एएमयू कहते हैं, एक एएमयू कहते हैं। क्लियर। अब हम आपको बता दें कि एक एएमयू क्या है। एक एएमयू बराबर होता है कार्बन 12 के एक परमाणु के द्रव्यमान, कार्बन 12 के एक परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग को हम एक एएमयू या एक परमाणु द्रव्यमान मात्रक कहते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि एक परमाणु द्रव्यमान मात्रक को हम ग्राम में कैसे बदलेंगे, फिर उसे किलोग्राम में कैसे बदलेंगे। ठीक है, अब आप देखो तो बच्चों ये हो जाएगा 1/12। यहाँ क्या है, कार्बन 12 के एक परमाणु का द्रव्यमान। तो कार्बन 12 के एक परमाणु का द्रव्यमान जो होता है वो आपका होता है 12/n। n आपका क्या है, अवोगाद्रो संख्या है। तो 12 से 12 बच्चों कट गया, ये हो गया 1/n। और अवोगाद्रो संख्या की जो वैल्यू होती है 6.02 गुणे 10⁻23। ठीक है, इधर हो जाएगा ग्राम। जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो आपका निकल के आएगा 1.66 गुणे 10⁻24 ग्राम। ठीक है, तो बच्चों एक एएमयू की जो वैल्यू है आपका ग्राम में निकल के आ गया 1.66 गुणे 10⁻24 ग्राम। ठीक है, तो परमाणु द्रव्यमान मात्रक क्या है, परमाणु, नाभिक तथा मूल कणों, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के द्रव्यमान अति सूक्ष्म होते हैं। इनके द्रव्यमानों को व्यक्त करने के लिए जिस मात्रक का हम प्रयोग करते हैं उसे परमाणु द्रव्यमान मात्रक कहते हैं। बात आती है कि एक एएमयू क्या है। तो बच्चों कार्बन 12 के एक परमाणु के द्रव्यमान का 12वां भाग, कार्बन 12 के एक परमाणु के द्रव्यमान का जो 12वां भाग है उसे हम क्या कहते हैं, एक एएमयू या एक परमाणु द्रव्यमान मात्रक कहते हैं। तो इसे आप ग्राम में कैसे बदलेंगे, तो ग्राम में इसकी वैल्यू हो गई 1.66 गुणे 10⁻24 ग्राम। ठीक है, अब आप इसे नोट कर लो, फिर हम आपको बताते हैं कि एक एएमयू को किलोग्राम में कैसे बदलेंगे, उसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैसे बदलेंगे और मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हम कैसे बदलेंगे। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि एक एएमयू को किलोग्राम, इलेक्ट्रॉन वोल्ट और मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हम कैसे बदलेंगे। अभी हम आपको निकाल के बताए थे कि एक एएमयू मीन्स एक परमाणु द्रव्यमान मात्रक बराबर होता है 1.66 गुणे 10⁻24 ग्राम। तो बच्चों अब आप इसे किलोग्राम में बदलेंगे। ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए क्या करते हैं, 1000 से भाग देंगे या 10⁻³ से गुणा कर देंगे। अब आप ध्यान दो, तो एक एएमयू बराबर हो जाएगा 1.66 गुणे 10⁻24 बटे 1000। तो अब ये किस में बदल गया, किलोग्राम में बदल गया। ठीक है, 1000 से भाग दे दिए या 1000 को यदि आप ऊपर लेके जाओगे तो 10⁻³ हो जाएगा। ठीक है, तो ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए आप 1000 से भाग दे सकते हैं या 10⁻³ से गुणा कर सकते हैं। अब आप ध्यान दो, तो एक एएमयू बराबर हो गया 1.66 गुणे 10⁻24। 1000 को यदि आप ऊपर ले जाते हो तो ये हो जाएगा बच्चों 10⁻³
10⁻³ किलोग्राम, और ये वैल्यू निकल के आ गई 1.66 गुणे बेस सेम पावर ऐड, तो -24 -3 बच्चों हो जाएगा -27 किलोग्राम। तो एक AMU की वैल्यू किलोग्राम में निकल के आ गई 1.66 गुणे 10⁻27 किलोग्राम, और ग्राम में है 1.66 गुणे 10⁻24 ग्राम। तो बच्चों ये क्वेश्चंस कभी आपको बहुविकल्पी प्रश्न में भी देखने को मिलता है। डायरेक्ट पूछ देगा कि एक परमाणु द्रव्यमान मात्रक में कितने किलोग्राम होते हैं, तो आप वैल्यू याद रहेगा तो फटाक से आप लगा दोगे, ठीक है, सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। तो एक AMU में कितने ग्राम, 1.66 गुणे 10⁻24 ग्राम, और 1.66 गुणे 10⁻27 किलोग्राम। क्लियर। अब बच्चों क्या कर रहे हैं, एक AMU की जो ऊर्जा है, ठीक है ना, एक AMU की तुल्य ऊर्जा हम जूल में निकालते हैं, फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालते हैं, ठीक है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है, ऊर्जा का तो मात्रक है, ठीक है। तो लिखेंगे एक AMU की तुल्य ऊर्जा जूल में, ठीक है। तो m बराबर बच्चों क्या होगा, सॉरी, आपको पता है कि आइंस्टीन के समीकरण से, तो बच्चों आइंस्टीन का समीकरण होता है E बराबर mc², पता है ना, E बराबर होता है mc²। तो बच्चों यम का जो मान होगा यहाँ पे वो होगा 1.66 गुणे 10⁻27। सी क्या है, प्रकाश की चाल है, प्रकाश की चाल का मान होता है 3 गुणे 10⁸, ठीक है। अब आप ध्यान दो, अब इसे आप क्या लिखेंगे कि E बराबर हो जाएगा 1.66 गुणे 10⁻, कितना है बच्चों, -27, 3 का स्क्वायर करोगे तो आपका हो जाएगा 9, और 10⁸ है तो पावर का पावर में गुणा होगा, तो 8 दूना क्या हो जाएगा बच्चों, 16, मीन्स 10⁻ क्या हो गया, 16। अब आप क्या करो, 9 का 1.66 में गुणा कर दो, तो 9 छक्के 54 को 4 हासिल 5, 9 छक्के 54, 54 5 होता है 59, 59 को 9 हासिल 5, 9 1 कम 9 5 14, तो ये हो जाएगा 14.94 गुणे बेस सेम पावर ऐड। तो बच्चों -27 में +16 आप ऐड करोगे तो कितना होगा, 10⁻ हो जाएगा -11 जूल। ये जो ऊर्जा आ रही है किस में आ रही है, जूल में आ रही है। अब आप ध्यान दो, दशमलव को एक अंक इधर खिसका दो। तो बच्चों जब हम दशमलव को एक अंक इधर खिसकाते हैं, या जितना अंक खिसकाएंगे इस साइड से इस साइड में, मल्टीप्लाई लगा के 10 पे हम उतना प्लस पावर लगा देते हैं। एक डिजिट खिसकाए हैं तो 1 प्लस होगा इंटू 10⁻⁻11। अब आप इसे लिख सकते हैं 1.49, 4 को मैं छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है। बेस से मैं पावर ऐड, तो 1 में से 11 गया बच्चों, क्या हो जाएगा, -10 जूल, ठीक है। तो ये आपकी निकल गई एक AMU की तुल्य ऊर्जा जूल में। अब हम निकालते हैं इस ऊर्जा को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ठीक है। तो बच्चों जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलने के लिए क्या करते हैं, 1.6 गुणे 10⁻19 से भाग देते हैं, ठीक है। अब आप क्या करोगे, अब आप लिखना कि 1.49 गुणे 10⁻10 बटे 1.6 गुणे 10⁻19। अब ये जूल किस में बदल गया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदल गया। किस में बदल गया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदल गया। आप ध्यान रखना कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 गुणे 10⁻19 जूल होता है, और एक जूल में बच्चों 1 बटे 1.6 गुणे 10⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में बदलने के लिए 1.6 गुणे 10⁻19 से गुणा करते हैं, और जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलने के लिए 1.6 गुणे 10⁻19 से भाग देते हैं, ठीक है। अब आप ध्यान दो, अब इसे आप कैलकुलेट करो, ये हो गया 1.49 गुणे 10⁻−10, -19 बच्चों ऊपर जाएगा तो ये आपका हो जाएगा 10⁻+19, और नीचे आपका हो गया 1.6। अब आप इसे लिख सकते हो 1.6
4 9 बेस सेम पावर ऐड, तो 19 में से 10 जाएगा बच्चों, तो ये आपका हो जाएगा 10 पे पावर 9 और ये हो गया 1.6। अब आप क्या करो, 1.49 से दशमलव को हटा दो, तो यहाँ दशमलव को हटाने के लिए 100 से गुणा करना पड़ेगा, तो 100 से आप ऊपर भी गुणा कर दो और 100 से नीचे भी गुणा कर दो। ठीक, अब ध्यान दो, अब आप क्या करोगे, अब आप लिख दोगे ई बराबर 149 गुणे 10 पे पावर 9। 100 से गुणा किए, इसमें दशमलव हट गया। अब बच्चों 100 से यदि आप 1.6 में गुणा करोगे तो 100 में 2 10 है, 1 10 का गुणा 1.6 में होगा, तो ये आपका 16 हो जाएगा, गुणे क्या होगा 10। अब आप ध्यान दो, अब 149 में 16 से यदि आप भाग देते हो तो आपका आएगा 9.31 आएगा समथिंग, ठीक है, गुणे 10 पे पावर 9 बटे बच्चों क्या है 10। अब आप क्या करो, 9.31 में 10 से भाग दे दो, जब आप इसमें 10 से भाग देंगे तो ई बराबर हो जाएगा 0.931 गुणे 10 पे 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो ये आपकी निकल गई कि एक एएमयू की तुल्य ऊर्जा जूल में, एक एएमयू की तुल्य ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अब बात आती है कि इसे हम मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैसे बदलेंगे। अब आप ध्यान दो, चूंकि 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है बच्चों 10⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हमको पता करना होगा ना कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होते हैं। ठीक है, अब आप 10 पे 6 को इधर ला दो, 10 पे 6 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर हो गया 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1/10 पे 6 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो बच्चों 0.931 गुणे 10 पे 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होंगे। मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट को मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलने के लिए 10 पे पावर 6 से हम क्या करेंगे, भाग देंगे। ठीक है, तब ई बराबर हो जाएगा 0.931 गुणे 10 पे 9 बटे 10 पे पावर 6 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ई बराबर हो जाएगा 0.931 10 पे पावर 9 गुणे 10 पे पावर 6 को यदि आप ऊपर ले आते हो तो 10 पे पावर -6 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये आपका हो जाएगा 0.931 बेस सेम पावर है। ठीक है, तो बच्चों 9 में -6 को ऐड करोगे तो ये आपका आएगा 10 पे पावर 3 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अब आप ध्यान देना, 10 पे पावर 3 क्या हो गया, 1000 हो गया। 1000 का गुणा यदि आप 0.931 में करते हो तो दशमलव हट जाएगा और ये आपका हो जाएगा 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर है। तो बच्चों उम्मीद है कि परमाणु द्रव्यमान मात्रक की परिभाषा, इसका मान ग्राम में, किलोग्राम में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में और मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हम कैसे बदलेंगे, ये सभी के सभी कॉन्सेप्ट आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आए होंगे। यदि बच्चों आप इस प्रश्न से थोड़ा भी सीख पाए हो तो एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताओ। तो चलिए बच्चों, अब हम आपको बताते हैं इन बड़े बड़े डेरिवेशंस और क्वेश्चंस के बीच में कुछ छोटे प्रश्न जो आपके बोर्ड पेपर सेट में कभी कभी पूछे गए हैं। तो बच्चों ये प्रश्न आपके बोर्ड पेपर सेट में 2 से 3 बार पूछा गया है। इस प्रश्न को भी आप बच्चों सीख लीजिए। क्या कह रहा है प्रश्न, किसी नाभिक की त्रिज्या r तथा नाभिक के परमाणु द्रव्यमान संख्या a में संबंध ज्ञात कीजिए। बच्चों यदि नाभिक की त्रिज्या r तथा द्रव्यमान संख्या a में संबंध पता हो तो आप फटाफट कमेंट करके बता दीजिए, ठीक है, मेरे डेरिवेशन कराने से पहले। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि नाभिक की त्रिज्या r तथा नाभिक के परमाणु द्रव्यमान संख्या a में क्या संबंध है। ठीक है, लिखेंगे कि चूंकि नाभिक का आयतन, बहुत छोटा प्रश्न है ये, नाभिक का जो आयतन है, नाभिक का आयतन उसकी द्रव्यमान संख्या के
अनुक्रमानुपाती होता है। नाभिक का जो आयतन है द्रव्यमान संख्या के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। द्रव्यमान संख्या की क्या है, अनुक्रमानुपाती है। तो बच्चों नाभिक का आयतन क्या होगा, नाभिक का आकार कैसा होता है, गोले के आकार जैसा होता है। तो नाभिक का जो आयतन होगा वो गोले के आयतन के क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, और गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब। आर क्या है बच्चों, नाभिक की त्रिज्या है, और ये आपका है द्रव्यमान संख्या। अब आप देखो तो ये नाभिक की त्रिज्या और ये द्रव्यमान संख्या में क्या संबंध होगा। आर पे पावर 3 है ना, जब आप पावर 3 को इधर ट्रांसफर करोगे तो बच्चों ए पर हो जाएगा 1/3। ठीक है, क्या हो जाएगा, ए पर 1/3। तो ये है आपका नाभिक की त्रिज्या आर और द्रव्यमान संख्या में संबंध। तो बच्चों जब हम अनुक्रमानुपाती चिन्ह हटाते हैं तो क्या आता है, नियतांक आता है। ठीक है, तो यहाँ जो नियतांक आएगा वो है r0 a पे पावर 1/3। तो यही संबंध बच्चों बताता है कि नाभिक की त्रिज्या r और द्रव्यमान संख्या a में क्या संबंध है। r बराबर r0 a पे पावर 1/3। r क्या है, नाभिक की त्रिज्या, r0 क्या है, तो बच्चों लिखेंगे जहाँ r0 बराबर होता है सभी नाभिकों के लिए, सभी नाभिकों के लिए आनुभाविक नियतांक। सभी नाभिकों के लिए क्या है, आनुभाविक नियतांक। और बच्चों इसका जो मान होता है, इसका मान होता है 1.2 गुणे 10⁻⁻15 मीटर। ठीक है, आपको पता है कि एक फर्मी में बच्चों होता है, एक फर्मी में होता है 10⁻⁻15 मीटर। तो इसलिए r0 क्या है, सभी नाभिकों के लिए आनुभाविक नियतांक है। इसका मान होता है 1.2 गुणे 10⁻⁻15 मीटर, और एक फर्मी में आपका होता है 10⁻⁻15 मीटर। इसलिए r0 जो मीटर में दिया है, इसको आप फर्मी में लिखना चाहते हैं तो लिख देंगे 1.2 फर्मी। ठीक है, 10⁻⁻15 मीटर की जगह आप क्या लिख सकते हो, एक फर्मी लिख दोगे। तो एक फर्मी का जब 1.2 में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, 1.2 फर्मी। क्लियर है। तो बच्चों नाभिक का जो आयतन होता है उसकी द्रव्यमान संख्या a के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो आयतन भी द्रव्यमान संख्या a के अनुक्रमानुपाती है, और नाभिक का जो आकार है वो गोले के आकार का है। तो गोले का जो आयतन होगा वो नाभिक के आयतन के क्या होगा, बराबर होगा। मीन्स गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। आप सभी को पता होगा, 10th क्लास में आप पढ़े होंगे गोले का आयतन। तो यहाँ से इसकी त्रिज्या और द्रव्यमान संख्या में जो संबंध निकल के आ गया, r बराबर r0 a पे पावर 1/3। r0 आपका सभी नाभिकों के लिए क्या है, अनुभाविक नियतांक है, और r0 का मान बच्चों होता है 1.2 गुणे 10⁻⁻15 मीटर। यदि आप इसे फर्मी में लिखना चाहते हैं तो r0 बराबर हो जाएगा 1.2 फर्मी। क्लियर। तो चलिए बच्चों, अब हम आपको विद्युत विभव वाले चैप्टर से एक इम्पोर्टेंट डेरिवेशन बताते हैं। बच्चों ये प्रश्न हर एक साल किसी न किसी बोर्ड पेपर सेट में जरूर पूछता है। चलिए बच्चों, हम आपको बताते हैं कि ये प्रश्न कैसे सॉल्व होगा। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव शून्य होता है। ठीक है, बता दिया है कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण उसकी निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर जो परिणामी वैद्युत विभव है वो क्या होता है, शून्य होता है। तो सबसे पहले बच्चों आप जानो कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। पिछले कई वीडियोज में हम वैद्युत द्विध्रुव और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में बता चुके हैं। तो बच्चों वैद्युत द्विध्रुव क्या है, वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय होता है जिसमें दो बराबर किंतु विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जिसमें दो बराबर किंतु विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। तो बच्चों वैद्युत द्विध्रुव के निकाय से
कोई एक आवेश Q तथा उन दोनों आवेशों के बीच की अल्प दूरी के गुणनफल को हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ठीक है, तो बच्चों वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है? मान लीजिए कि ये एक वैद्युत द्विध्रुव है। वैद्युत द्विध्रुव में दोनों आवेश समान होते हैं, परंतु इनका आवेश जो होता है वो विपरीत प्रकार का होता है। एक ऋणावेश होगा और एक क्या होगा? धनावेश होगा। तो बच्चों द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा क्या होती है? सबसे पहले ये बात आपको पता होना चाहिए। तो बच्चों द्विध्रुव की जो लंबार्धक रेखा है, लंबार्धक रेखा, मान लीजिए कि द्विध्रुव का मध्य बिंदु क्या है? O है। तो यहाँ से इसकी जो दूरी होती है बच्चों क्या होती है? L होती है। और इसकी दूरी जो होती है बच्चों क्या होती है? वो भी L होती है। तो द्विध्रुव के दोनों आवेशों के बीच की जो अल्प दूरी होती है वो आपकी क्या होती है? 2L होती है। यदि बच्चों पिछला वीडियोज आप देखे होंगे तो आपको अच्छे से पता है कि वैद्युत द्विध्रुव क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। ठीक है, अब आप ध्यान दो। तो कह रहा है कि द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा पर, निरक्षीय रेखा क्या होती है? द्विध्रुव की जो लंबार्धक रेखा होती है उसको हम द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा कहते हैं। ठीक है, तो द्विध्रुव की जो लंबार्धक रेखा है मान लीजिए ये हो गई। लंबार्धक रेखा पर मान लीजिए कि यहाँ कोई बिंदु P है और यही हमें परिणामी वैद्युत विभव निकालना है। तो बच्चों परिणामी वैद्युत विभव निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि उस निकाय में जितने भी आवेश हैं उन आवेशों के कारण उस बिंदु पर हम क्या निकालेंगे? वैद्युत विभव निकालेंगे। और बाद में परिणामी विभव निकालने के लिए उन सभी आवेशों के कारण निकाले गए विभवों को जोड़ देंगे। उन सभी आवेशों के कारण निकाले गए विभवों को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। अब हम आपको एक बात और पहले बता दें। मान लीजिए कि ये एक बिंदु आवेश है प्लस Q और यहाँ से R दूरी पर स्थित कोई बिंदु है, मान लीजिए P है। ठीक है, इस आवेश और इस बिंदु P के बीच की दूरी क्या है? R है। तो इस बिंदु आवेश के कारण यहाँ पर जो वैद्युत विभव उत्पन्न होता है उसका सूत्र है KQ/R। ये ध्यान देना, ये फॉर्मूला आप याद रखना। अब आप ध्यान दो। तो बच्चों वैद्युत द्विध्रुव में क्या है? दो आवेश है। तो एक बार हम क्या करेंगे? प्लस Q के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव निकालेंगे। एक बार हम क्या करेंगे? माइनस Q के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव निकालेंगे। ठीक, अब देखिए प्रॉब्लम क्या आ रही है। ये वैल्यू L है, ये L है और मान लीजिए कि ये इसकी लंबार्धक रेखा है और द्विध्रुव से R दूरी पर एक बिंदु क्या है? P है। द्विध्रुव से लिए गए किसी भी बिंदु तक की जो दूरी होती है वो द्विध्रुव के मध्य बिंदु से ली जाती है। ठीक, ये दूरी बच्चों R हो गया, ये L हो गया। प्रॉब्लम आती है कि इस आवेश से इस बिंदु पर हमें विभव निकालना है, तो इनके बीच की दूरी हमको नहीं पता है। ठीक है, इनके बीच की दूरी हमको क्या करना पड़ेगा बच्चों? निकालना पड़ेगा। अब हम क्या करेंगे? आप ध्यान दो। देखो ये लंबार्धक रेखा है ना, तो ये बच्चों क्या हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये आपका समझो एक त्रिभुज बन गया, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में ये क्या है? कर्ण है। तो पाइथागोरस प्रमेय यदि आप इस पे लगाते हो तो आपको पता है, मान लीजिए ये कर्ण है, आपको क्या पता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इसका मान बच्चों हमको निकालना है। ठीक है, इधर भी आप आओगे, यहाँ L है, R है, इसका मान निकालना है। तो जो वैल्यू इसकी निकलेगी वही वैल्यू इसकी निकल जाएगी। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा, लंब मान लीजिए आपका हो गया R का स्क्वायर, आधार हो गया आपका L का स्क्वायर। ठीक, तो कर्ण बराबर हो जाएगा बच्चों स्क्वायर, यदि आप इधर ट्रांसफर करते हो तो हो जाएगा R का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर। तो ये वैल्यू निकल के आ गई R का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर। तो ये भी वैल्यू आपकी क्या होगी? R का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर। बहुत ही आसानी से हम आपको ये डेरिवेशन समझाएंगे। ठीक है, तो बच्चों प्रश्न में हम लिखेंगे कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव है और वैद्युत द्विध्रुव की एक लंबार्धक रेखा खींचे और वैद्युत द्विध्रुव की जो लंबार्धक रेखा है उसे हम क्या कहते हैं? द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा कहते हैं। और द्विध्रुव से R दूरी पर एक बिंदु P है जहां हमें वैद्युत विभव निकालना है। क्लियर? उसके बाद हम लिख देंगे कि प्लस Q के कारण, प्लस Q के कारण बिंदु P पर विभव। तो प्लस Q के कारण जो बिंदु P पर विभव निकलेगा वो V1 होगा। फार्मूला क्या होता है बच्चों? KQ बटे नीचे जो R होता है,
आवेश से उस बिंदु तक की दूरी होती है जहां हमें विभव निकालना है। तो इस आवेश से इस बिंदु तक की दूरी क्या है, √r² प्लस l²। क्लियर। अब आप क्या करो, -q के कारण निकाल लो। -q के कारण बिंदु P पर विभव। तो -q के कारण बिंदु P पर जो विभव निकलेगा उसको आप मान लो V2, ये हो जाएगा K, और ये हो गया बच्चों -q, और नीचे क्या, आवेश से उस बिंदु तक की दूरी जहां हमें विभव निकालना है। तो इस आवेश से इस बिंदु तक की दूरी क्या है, r², l²। क्लियर। अब आप ध्यान दो, अब लिखेंगे अतः बिंदु P पर परिणामी विभव। तो बिंदु P पर जो परिणामी विभव होगा वो आपका होगा V1 प्लस V2। क्या होता है, वैद्युत विभव बच्चों क्या है, एक अदिश राशि है, ठीक है। इसीलिए परिणामी जो विभव होगा सभी आवेशों के कारण निकाले गए विभवों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो +q आवेश के कारण जो विभव निकाला गया वो आपका V1 है, और -q आवेश के कारण जो विभव निकाला गया वो आपका V2 है। इसलिए बिंदु P पर जो परिणामी विभव होगा V बराबर होगा V1 प्लस V2। ठीक है बच्चों। तो V बराबर आपका V1 की वैल्यू है KQ अपान √r² l² प्लस V2 बराबर है -KQ अपान √r² प्लस l²। अब आप देख पा रहे होंगे, इसे आप कैलकुलेट करोगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, फटाक से 0 आ जाएगी। 2 से 3 लाइन का डेरिवेशन है, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है। बच्चों इसका पिछला जो वीडियो अपलोड हुआ है उस वीडियो में हम द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और वैद्युत विभव का व्यंजक हम प्राप्त कराए थे। बच्चों वो प्रश्न भी आपके बोर्ड पेपर सेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, उस प्रश्न को भी आप अच्छे से सीख लीजिएगा। अब देखिए प्लस का माइनस में आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका हो जाएगा माइनस, और यहाँ हो गया KQ अपान √r² l²। अब आप देख पा रहे होंगे ये दोनों वैल्यू सेम है, बट एक प्लस में है एक माइनस में है, ये आपका कैंसिल हो जाएगा। या बच्चों की तरह जो आप घटाते हो, 2 में से 2 घटाते हो तो 0 आता है ना, तो सेम वैल्यू है, तो सेम वैल्यू में से जब घटाओगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये आपका वैद्युत विभव क्या हो गया, 0 हो गया। क्लियर। अब आप ध्यान दो, एक प्रश्न और आपसे पूछा है कि 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में बदलिए। 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में बदलिए। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है बच्चों। और एक चीज़ और आपको बता दें कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। तो इसलिए 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर हो जाएगा 10⁻6, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट के जगह आप लिख सकते हैं 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। या इसे जब आप कैलकुलेट करोगे तो क्या होगा, 1.6 10/6 10⁻⁻19 बेस सेम है बच्चों, पावर ऐड हो जाएगा। तो 6 में -19 को ऐड करोगे तो 10⁻⁻ क्या हो जाएगा, 13 जूल। ठीक है। एक क्वेश्चन भी आप ये याद कर लेना, ठीक है, कि 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 × 10⁻13 जूल होता है, और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 × 10⁻19 जूल होता है। ठीक है बच्चों। अब हम आपको बता दें कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा क्या होती है, इसे भी आप सीख लो, याद कर लो। ठीक है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा क्या होती है आप सूक्ष्म में समझो। जैसे मान लीजिए कि ये 2 बिंदु हैं, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन को इस बिंदु से इस बिंदु तक ले जाने में, मीन्स एक इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो किया गया कार्य है वो आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाता है। कब, जब इन दोनों बिंदुओं के बीच आपका विभवांतर क्या हो, 1 वोल्ट हो। ठीक है। प्रश्न आता है एग्जाम में कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से आप क्या समझते हैं, इसे जूल में बदलिए, या 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में बदलिए। तो बच्चों 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, एक इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ट्रांसफर करने में किया गया कार्य 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाता है, यदि इन दोनों बिंदुओं के बीच
विभवांतर क्या हो, 1 वोल्ट हो। क्लियर। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 × 10⁻⁻19 जूल होता है और 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 × 10⁻13 जूल होता है। तो बच्चों ये प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आया है तो एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइए, ठीक है। तो चलिए बच्चों, अब हम आपको एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताते हैं। बच्चों ये प्रश्न आपके पहले चैप्टर विद्युत आवेशता क्षेत्र से है। बच्चों यदि इस चैप्टर में आपको किसी भी डेरिवेशन में या किसी भी कॉन्सेप्ट में थोड़ा भी प्रॉब्लम है तो इसके मैराथन क्लास का वीडियो आप एक बार जरूर देख लीजिए। इसके मैराथन क्लास का वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा और इस चैप्टर से आने वाले ऐसे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो आपको पिछले 5 साल के अंदर पूछा गया है उस न्यूमेरिकल का भी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। बच्चों यदि आप मैराथन क्लास का वीडियो प्लस उसके साथ साथ उसके इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चन का वीडियो यदि आप देख लेते हैं तो आपको अलग से इस चैप्टर के बारे में कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये चैप्टर बच्चों आपके बोर्ड पेपर सेट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इस चैप्टर से बच्चों आपको बोर्ड पेपर सेट में लॉन्ग क्वेश्चंस देखने को मिल सकता है और आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी देखने को मिल सकता है। तो चलिए बच्चों, अब हम आपको बताते हैं कि ये प्रश्न कैसे सॉल्व होगा। ये प्रश्न भी आपको मैराथन क्लास के वीडियो में मिलेगा, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है कि वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा के किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक स्थापित कीजिए। इस प्रश्न को बताने से पहले हम आपको बता दें कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। इस प्रश्न को हम कई बार बता चुके हैं, ठीक है। एक बार और सुन लो। तो बच्चों वैद्युत द्विध्रुव है, वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जिसमें 2 बराबर किंतु विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, ठीक है। वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जिसमें 2 बराबर किंतु विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। ये होता है आपका द्विध्रुव का मध्य बिंदु, ये बच्चों होगा L और ये क्या होगा L। इसे हम क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं, जिसमें 2 बराबर किंतु विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। अब बात आती है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की, ठीक है। तो वैद्युत द्विध्रुव निकाय से कोई एक आवेश तथा इन दोनों आवेशों के बीच की अल्प दूरी के गुणनफल को हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का बच्चों मात्रक हो जाएगा आवेश का मात्रक गुणे दोनों आवेशों के बीच की दूरी का मात्रक। तो आवेश का मात्रक आपका होता है कूलाम और दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या है 2L और दूरी का मात्रक बच्चों होता है मीटर। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक हो जाएगा कूलाम मीटर, ठीक है। इसकी बीमा क्या होगी इसे आप कमेंट करके बताओ, ठीक है ना। अब देखिए वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कौन सी राशि है, कौन सी राशि है, सदिश राशि है। समझ गया, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, सदिश राशि है। और बच्चों वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा क्या होती है, यदि आपको पता है तो आप कमेंट करके इसे बताइए कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की बीमा क्या होगी और इसकी दिशा क्या होगी, ठीक है। अब हम आपको बताते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा क्या होती है। तो वैद्युत द्विध्रुव की जो लंबार्धक रेखा होती है उसे हम वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव की जो लंबार्धक रेखा होती है, मान लीजिए कि ये आपका वैद्युत द्विध्रुव है, ये आपका क्या है वैद्युत द्विध्रुव है AB, ठीक है। वैद्युत द्विध्रुव में दोनों आवेश समान होते हैं लेकिन विपरीत प्रकार के होते हैं, ठीक है। और इसकी जो लंबार्धक रेखा है, लंबार्धक रेखा जो होगी द्विध्रुव के मध्य बिंदु से होकर जाएगी और यहाँ पे क्या होगा बच्चों 90 डिग्री होगा, ठीक है। द्विध्रुव की जो लंबार्धक रेखा होती है उसे हम कहते हैं द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा। ये बात आप ध्यान रखना और समय रहेगा तो आप स्टार्टिंग में लिख भी देना, ठीक है। अब देखिए मान लेंगे कि द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से, ठीक है, इनके और इनके बीच की दूरी बच्चों टोटल दूरी 2L होती है। तो ये आपका हो जाएगा L और ये भी आपका क्या हो जाएगा L। तो द्विध्रुव से R दूरी पर उसकी निरक्षीय रेखा पर एक बिंदु क्या है P है, जहां हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। यदि आपके पास पर्याप्त समय रहता है बोर्ड पेपर सेट में तो आप स्टार्टिंग में इन बातों को लिख लेंगे, ठीक है, कि बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। अब देखिए तो यहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो प्लस Q के आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होगी उसकी जो दिशा होगी बच्चों वो क्या होगी
प्लस क्यू से बाहर की ओर होगी E1, और माइनस क्यू के कारण जो बिंदु P पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होगी उसकी दिशा माइनस क्यू की ओर होगी। इसको अब मान लेते हैं E2। ठीक है, तो बिंदु P पर जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र होगा क्या होगा, अब हम आपको बता दें यहाँ पे फिगर के माध्यम से। मान लीजिए कि ये आपका बिंदु P है और ये आपका है प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र, और ये आपका है माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र E2। तो बच्चों E1 का जो ऊर्ध्वाधर घटक होगा वो आपका होगा E1 साइन थीटा, E1 और E2 का जो ऊर्ध्वाधर घटक होगा वो आपका होगा E2 साइन थीटा, E2 साइन थीटा। आप देख पा रहे हैं कि E1 और E2 के ऊर्ध्वाधर घटक एक दूसरे को क्या करेंगे, निरस्त कर देंगे। अब बच्चों E1 का जो क्षैतिज घटक होगा वो आपका होगा E1 cos थीटा, और E2 का भी क्षैतिज घटक इधर ही होगा, क्या होगा, E2 cos थीटा। तो बिंदु P पर जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र निकलेगा, आपको हम पहले बता दें कि बिंदु P पर जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र निकल रहा है वह E1 व E2 के क्षैतिज घटकों के योग के बराबर होगा, क्योंकि उनके ऊर्ध्वाधर घटक एक दूसरे को क्या करते हैं, निरस्त कर देते हैं। मतलब इस बिंदु P पर जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र E का मान होगा E1 और E2 के क्षैतिज घटकों के योग के क्या होगा बच्चों, बराबर होगा। इतनी बात आप ध्यान रखना, इनके ऊर्ध्वाधर घटक क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को निरस्त कर दे रहे हैं। ठीक है, तो परिणामी वैद्युत क्षेत्र निकालने से पहले हमको E1 व E2 का मान निकालना पड़ेगा। एक बात और हम आपको बता दें कि मान लीजिए कि यहाँ पर कोई आवेश Q है और इस आवेश से r दूरी पर एक बिंदु P है, यहाँ हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो क्या होता है यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, तो प्लस Q आवेश से r दूरी पर स्थित बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है बच्चों, वो आपका होता है KQ/r²। क्या होता है, KQ/r²। इसे आप नोट कर लेना क्योंकि डेरिवेशन में इसकी जरूरत पड़ेगी। अब आप ध्यान दो, अब हम क्या करेंगे, प्लस Q के कारण यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे E1, लेकिन प्लस Q से P तक की दूरी हमको नहीं पता है, तो प्लस Q से P तक की दूरी हम सबसे पहले निकालेंगे। ठीक है, अब लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, लिख देंगे हम पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय से बच्चों क्या दिख रहा है, PB का स्क्वायर मीन्स कर्ण का स्क्वायर बराबर OP मीन्स लंब का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर मीन्स आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो B का स्क्वायर, OP आपका क्या है, R है, तो R का स्क्वायर प्लस OB आपका क्या है, L है, तो ये हो जाएगा L का स्क्वायर। तो ये हो गया PB का स्क्वायर और ये हो गया आपका R स्क्वायर L स्क्वायर। तो PB की वैल्यू यदि आप यहाँ से निकालते हो तो स्क्वायर इधर जाएगा, तो बच्चों क्या हो जाएगा, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ठीक, अब देखिए तो ये वैल्यू निकल के आ गई R का स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ये भी वैल्यू क्या होगी, R का स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो दोनों आवेशों से उस बिंदु तक की जो दूरी होगी वो निकल के सामने आ गई। अब हम बड़े आराम से प्लस Q के कारण यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लेंगे E1 और माइनस Q के कारण यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लेंगे E2। क्लियर, उसके बाद हम परिणामी वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे। अब आप ध्यान दो, अब हम लिखेंगे कि प्लस Q के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, E1 फार्मूला होता है KQ/r² होता है। R क्या है, यहाँ से इस बिंदु के बीच की दूरी कितनी है बच्चों, ये है आपका दूरी R² L स्क्वायर, इसका स्क्वायर है। अब ध्यान दो, तो E1 बराबर निकल जाएगा KQ और स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा, तो ये आपका हो जाएगा R² L स्क्वायर। अब आप बताओ कि इसकी दिशा किधर से किधर होगी,
तो बच्चों जो E1 होगी इसकी दिशा B से P की ओर होगी, क्योंकि प्लस Q आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होती है वो प्लस Q से बाहर की ओर होती है। तो ये हो गया आपका BP दिशा में। अब हम क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे कि माइनस Q के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, माइनस Q के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो माइनस Q के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल रही है वो क्या है, E2 है। तो E2 बच्चों निकल के आ जाएगा E2 आपका निकलेगा KQ, दूरी वही है सेम, तो आपका निकल जाएगा अंडर द रूट R का स्क्वायर L स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो E2 बराबर हो जाएगा KQ, रूट से स्क्वायर कैंसिल, ये बच्चों हो जाएगा R का स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। इसकी दिशा किधर होगी, आपको पता है कि माइनस Q आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होती है उसकी दिशा माइनस Q आवेश की ओर होती है। तो माइनस Q आवेश की ओर दिशा क्या होगी, B से A की तरफ। दिशा जरूर लिखना, दिशा मत छोड़ना, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, सदिश राशि है, ध्यान देना, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे लिख देंगे कि बिंदु P पर जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र है E1 व E2 के क्षैतिज घटकों के योग के बराबर होता है, क्योंकि इसके ऊर्ध्वाधर घटक एक दूसरे को क्या करते हैं, निरस्त कर देते हैं। क्या लिखना है, आप ध्यान देना, लिख भी लेना। क्या लिखना कि बिंदु P पर जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र है वो E1 व E2 के क्षैतिज घटकों के योग के क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि ऊर्ध्वाधर घटक एक दूसरे को क्या करते हैं, निरस्त करते हैं। तो अब हम लिख देंगे अतः बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र E बराबर आपका हो जाएगा E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। अब आप ध्यान दो, E बराबर E1 का मान क्या है, E1 का मान है बच्चों, कहाँ गया, E1 का मान है KQ बटे R का स्क्वायर L स्क्वायर cos थीटा प्लस E2 का भी मान सेम वही है KQ बटे R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर cos थीटा। अब आप यहाँ देख पा रहे हैं कि दोनों वैल्यू क्या है, सेम है, ठीक है, दोनों वैल्यू क्या है बच्चों, सेम है। तो अब आप इसे लिख देंगे कि E बराबर, दोनों को जोड़ दो तो ये हो जाएगा 2KQ बटे R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर cos थीटा। अब हम क्या करेंगे, cos थीटा की वैल्यू निकालेंगे, कहाँ से, चित्र से, ठीक है। तो लिखेंगे चित्र से cos थीटा बराबर बच्चों क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो ये है आपका आधार और ये है बच्चों आपका कर्ण। तो आधार का मान है L और कर्ण का मान है अंडर द रूट R का स्क्वायर L का होल स्क्वायर। अब आपका जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र हो जाएगा E बराबर, वो आपका हो जाएगा 2KQ बटे R का स्क्वायर L का स्क्वायर इंटू cos थीटा की जगह हो जाएगा L अपान अंडर द रूट R का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर। अब आप ध्यान दो, रूट की वैल्यू जो होती है बच्चों क्या होता है, 1/2 होता है। इसे आप एक लाइन और लिख लो, E बराबर हो जाएगा 2KQ अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर पे पावर 1 गुणे L अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर पे पावर 1/2। अब आपका E बराबर हो जाएगा K Q इंटू 2L को एक साथ लिख दो, देखो K इंटू Q इंटू 2L लिख दो। अब Q इंटू 2L क्या हो जाएगा, अभी हम आपको बताए थे कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है, द्विध्रुव के निकाय से कोई एक आवेश Q तथा उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो
Q इंटू 12 की जगह हम P लिख सकते हैं ना। ठीक है, अब आप ध्यान दो, यहाँ आप ध्यान देना, आर स्क्वायर यल स्क्वायर पे पावर क्या है, 1 है। आर स्क्वायर यल स्क्वायर पे पावर क्या है बच्चों, 1/2 है। ठीक है, बेस सेम है तो पावर क्या होता है, ऐड होता है। तो 1 में 1/2 को जब आप ऐड करोगे तो ये आपका हो जाएगा आर स्क्वायर एल स्क्वायर पे पावर हो जाएगा 3/2। 1 में 1/2 को जब आप ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पे पावर 3/2। और चूंकि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर होता है Q इंटू 2L, इसलिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो फार्मूला निकल के आ जाएगा KP बटे हो जाएगा R का स्क्वायर L स्क्वायर पे पावर 3/2। ठीक है, तो E बराबर निकल के आ गया बच्चों क्या, KP R स्क्वायर L स्क्वायर पे पावर 3/2। ये आपका निकल के आ गया कि वैद्युत द्विध्रुव बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। ठीक है, यदि इस डेरिवेशन को आप थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, इसको हम इरेज कर रहे हैं इस फिगर को, फिर हम आपको बताते हैं कि आगे हम क्या लिखेंगे। ठीक है, अब आप ध्यान दो, थोड़ा सा ध्यान दो, थोड़ा सा और बचा रह गया। अब आप ध्यान दो, लिख देंगे कि यदि यल का मान क्या हो, आर से बहुत छोटा हो। यदि यल का मान क्या हो, आर से बहुत छोटा। यल क्या है, द्विध्रुव के मध्य बिंदु से किसी एक आवेश तक की दूरी। ठीक है, तो यल स्क्वायर का जो मान होगा बच्चों, ये आपका हो जाएगा नगण्य। यदि एल का मान आर से बहुत छोटा है तो एल स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा, नगण्य हो जाएगा। तब जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला होगा वो आपका हो जाएगा कि P बटे आर का स्क्वायर और एल स्क्वायर बच्चों नगण्य हो गया। इस पर पावर कितना दिया है, 3/2। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये बच्चों हो जाएगा कि P बटे हो गया आपका R³ और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है न्यूटन बटे कूलाम। तो बच्चों ये आपका है कि वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फाइनल व्यंजक क्या है, E बराबर KP/R³। K क्या है, कूलाम बल नियतांक है। ठीक है, कूलाम बल नियतांक का बच्चों मान कितना होता है, कूलाम बल नियतांक का जो मान होता है वो आपका होता है 1/4πε0। आप चाहो तो नीचे लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, K के जगह 1/4πε0 P/R³ न्यूटन बटे कूलाम। ठीक है बच्चों, ये डेरिवेशन थोड़ा सा बड़ा है। यदि आपको थोड़ा भी डाउट रह गया है तो इस क्वेश्चंस को एक बार रिपीट करके जरूर देख लें, आपको 110% समझ में आ जाएगा। यदि बच्चों आपको पहली ही बार में समझ में आ गया है तो एक कमेंट करके जरूर बताओ तो आपको पहली बार में समझ में आ गया। ठीक है, तो अब बच्चों अब हम आपको संधारित्र वाले चैप्टर से एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताते हैं। क्या है प्रश्न, कह रहा है कि T मोटाई तथा K पराविद्युतांक वाले पदार्थ से आंशिक रूप से भरे एक समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता से आप क्या समझते हैं, पता है आपको? समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का जो सूत्र होता है वो आपका होता है C बराबर Q/V। मतलब यदि आपको आवेश का मान पता है, V का मान पता है, तो धारिता का व्यंजक आप बड़े आराम से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, हम आपको बहुत ही आसानी से ये प्रश्न बताएंगे, आप अच्छे से इसको एक एक स्टेप समझते चलिएगा। क्या कह रहा है कि हमारा एक समांतर प्लेट संधारित्र है। हम मान लेंगे कि एक समांतर प्लेट संधारित्र है। समांतर प्लेट संधारित्र में 2 प्लेटें होती हैं, दोनों प्लेटों का जो क्षेत्रफल होता है वो समान होता है, आकार और आकृति भी बच्चों क्या होती है, समान होती है। तो हम मान लेंगे 2 प्लेट हमारा x और y है। बात समझ में आया? आप ध्यान दो, ये आपका हो गया समांतर प्लेट संधारित्र।
ठीक है। इनके बीच की जो दूरी है बच्चों वो क्या है, स्मॉल डी है, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी। और इनके बीच में आंशिक रूप से एक टी मोटाई का परावैद्युत पदार्थ भरा हुआ है, इसे आप स्टार्टिंग में लिख देंगे। टी मोटाई का परावैद्युत पदार्थ भरा हुआ है जिसका परावैद्युतांक क्या है, जिसका परावैद्युतांक क्या है, के है। अब हम यदि आपसे पूछें दोनों प्लेटों के बीच की दूरी डी है, परावैद्युत पट्टी की मोटाई टी है, तो जो खाली जगह बचा हुआ है वो कितना बचा हुआ है वायु निर्वात के लिए, कितनी दूरी है। यदि दोनों प्लेटों के बीच की दूरी डी को टी में से माइनस करते हैं तो हमें ये पता चल जाएगा कि इन दोनों प्लेटों के बीच में कितना खाली जगह बचा है। ये बात क्लियर है ना? ठीक है। अब आप ध्यान दो, एक फार्मूला होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, E बराबर V बटे डी। ठीक है, तो हमें V का मान निकालना पड़ेगा। तो V निकालने के लिए हम क्या करेंगे, E का D में गुणा करेंगे, तब जाकर के आपका V निकलेगा। तो इस समांतर प्लेट संधारित्र का जो विभवांतर निकलेगा V, वो आपका निकलेगा। हम आपको पहले थोड़ा सा हिंट दे दे रहे हैं, फिर हम आपको डिटेल में पूरा क्वेश्चन बताते हैं। तो जो विभवांतर निकलेगा बच्चों, उसका जो फार्मूला होगा वो E0 इंटू डी माइनस टी प्लस E1 इंटू क्या होगा T। क्या है ये, अब हम आपको बताते हैं। तो विभवांतर जो होगा वो V बराबर होगा V1 प्लस V2। ऐसा क्यों, V1 क्यों, V1 होगा इन प्लेटों के बीच जो वायु या निर्वात खाली है वहाँ पे विभवांतर कितना काम कर रहा है। तो इन प्लेटों के बीच का हम पहले विद्युत क्षेत्र निकालेंगे, E0 निकालेंगे कि कितना होता है प्लेटों के बीच, केवल परावैद्युत पट्टी में नहीं। तो प्लेटों के बीच की जो दूरी कितनी होगी, D माइनस टी होगी। विभव क्या है, E इंटू डी के बराबर है ना। तो प्लेटों के बीच जो तीव्रता है वो E0 हम मान लिए, इसकी वैल्यू हम अभी निकालेंगे। और D क्या है, इनके बीच की दूरी है। ये परावैद्युत पट्टी को छोड़ करके कितनी दूरी इसमें बच रही है। अब देखिए E1 क्या है, परावैद्युत पट्टी में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, और T क्या है, परावैद्युत पट्टी की बच्चों मोटाई है, दूरी। ठीक है, E इंटू डी का फार्मूला यहाँ E1 हो गया, D की जगह क्या हो जाएगा T। बस इस कॉन्सेप्ट को आप नोट कर लीजिएगा, फिर आपको फटाफट ये डेरिवेशन समझ में आ जाएगा। हम मान लेंगे कि माना समांतर प्लेट संधारित्र की दो प्लेटें X और Y हैं, जिनके बीच की दूरी क्या है, D है, और इनके बीच में बच्चों T मोटाई का एक परावैद्युत पट्टी रखा गया है जिसका परावैद्युतांक क्या है, K है। बात समझ में आया? T मोटाई का एक परावैद्युत पट्टी रखी गई है जिसका परावैद्युतांक क्या है, K है। उसके बाद बच्चों लिखेंगे कि प्लेटों के बीच वायु में वैद्युत क्षेत्र। ठीक, तो प्लेटों के बीच जो वायु में वैद्युत क्षेत्र होता है वो आपका होता है सिग्मा बटे एप्सिलॉन 0। सिग्मा है आपका क्या, पृष्ठ आवेश घनत्व। क्या है, पृष्ठ आवेश घनत्व। और पृष्ठ आवेश घनत्व का जो मान होता है बच्चों वो होता है Q बटे E। तो इसलिए प्लेटों के बीच वायु में जो वैद्युत क्षेत्र आपका निकल के आ जाएगा, वैद्युत क्षेत्र निकल के आ गया, सिग्मा की जगह आप लिख दो Q बटे A अपान एप्सिलॉन 0। तो प्लेटों के बीच वायु में जो वैद्युत क्षेत्र निकल के आ गया वो आपका हो गया E0। A आपका नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा Q बटे A एप्सिलॉन 0। E0 निकल गई। तो प्लेटों के बीच जो वायु में दूरी है वो कितनी होगी बच्चों, D माइनस टी होगी, अभी हम आपको बताए थे। ठीक है, फिर लिखेंगे कि परावैद्युत पट्टी में वैद्युत क्षेत्र। बहुत आसान डेरिवेशन है ये, परावैद्युत पट्टी में वैद्युत क्षेत्र। तो बच्चों परावैद्युत पट्टी में वैद्युत क्षेत्र मान लो आप E1 है, जिसका परावैद्युतांक क्या है, K है। तो क्या हो जाएगा इसका फार्मूला, Q बटे K A एप्सिलॉन 0। ठीक है, अब हम लिखेंगे यदि प्लेटों के बीच विभवांतर भी हो तो, यदि
प्लेटों के बीच विभवांतर भी हो तो V बराबर आपका हो जाएगा V1 प्लस V2। ठीक, V1 क्या है बच्चों? प्लेटों के बीच वायु में विभवांतर, प्लेटों के बीच वायु में विभवांतर। अभी हम आपको फार्मूला बताए थे कि E बराबर होता है V बटे D और यहाँ से ED बराबर होता है V। तो V1 क्या है? प्लेटों के बीच वायु में विभवांतर। तो यहाँ आपका फार्मूला होगा प्लेटों के बीच वायु में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E और प्लेटों के बीच की जो दूरी होगी वायु में कितनी होगी? D माइनस T। अब आप ध्यान दो V2 क्या है? परावैद्युत पट्टी में विभवांतर। तो परावैद्युत पट्टी में विभवांतर जो होगा वो परावैद्युत पट्टी में वैद्युत क्षेत्र इंटू परावैद्युत पट्टी की मोटाई इंटू क्या हो जाएगी? T। क्लियर है बच्चों? अब आप ध्यान दो, तो V बराबर हो गया E0 का मान कितना है? E0 क्या है? प्लेटों के बीच वायु में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है? ये है आपका Q बटे A एप्सिलॉन 0 D माइनस T प्लस E1 क्या है बच्चों? परावैद्युत पट्टी में वैद्युत क्षेत्र Q बटे K A एप्सिलॉन 0 इंटू T। अब आप क्या करो, कुछ कॉमन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? इसमें देखो क्या कॉमन मिल रहा है। तो V बराबर बच्चों हो जाएगा, देखिए Q अपान A एप्सिलॉन 0 कॉमन मिल रहा है, तो Q अपान A एप्सिलॉन 0 आप कॉमन ले लो, तो यहाँ बच जाएगा आपका D माइनस T प्लस यहाँ बच्चों होगा T बटे K। तो ये आपका V निकल गया। अब हम बड़े आराम से, ठीक है, इस समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब लिखेंगे अतः समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, अतः समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या हो जाएगी बच्चों? C बराबर होता है Q बटे V। क्या होता है? C बराबर Q बटे V। अब हम क्या करेंगे, ये हो गया Q, V का मान आप रख दो यहाँ पे। V का मान क्या होगा? Q बटे A एप्सिलॉन 0 इंटू D माइनस T प्लस T अपान K। ठीक है, तो Q से Q बच्चों क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र आ गया, A एप्सिलॉन 0 ऊपर गया, A एप्सिलॉन 0 अपान D माइनस T प्लस T अपान K, और बच्चों इसका मात्रक होता है फैराड। ठीक है, किसी एक वीडियो में हम आपको समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र बताए थे जब उन प्लेटों के मध्य कोई परावैद्युत पट्टी नहीं था। बच्चों वो प्रश्न और ये प्रश्न, इन दोनों प्रश्न में से किसी एक प्रश्न की आपके बोर्ड पेपर सेट में आने की पूरी संभावना है। इन दोनों प्रश्नों को बच्चों आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए बच्चों, अब हम आपको संधारित्र वाले चैप्टर से एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताते हैं। ठीक है, क्या है प्रश्न? प्रश्न कह रहा है कि संधारित्र की धारिता की परिभाषा दीजिए और सिद्ध कीजिए कि आवेशित संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा U बराबर 1/2 CV²। आवेशित संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा, ध्यान देना। ठीक है, मतलब संधारित्र को आवेशित करने में जो किया गया कार्य होता है वही संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, संधारित्र को आवेशित करने में जो किया गया कार्य है वही कार्य संधारित्र में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। अब हम आपको बताते हैं कि संधारित्र क्या होता है। संधारित्र एक ऐसा समायोजन है जिसमें किसी चालक के आकार में बिना परिवर्तन किए उस पर आवेश की पर्याप्त मात्रा को संचित किया जा सकता है। संधारित्र एक ऐसा समायोजन है जिसमें किसी चालक के आकार में बिना परिवर्तन किए उस पर आवेश की पर्याप्त मात्रा को संचित किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं संधारित्र की धारिता क्या होती है। ठीक है, तो बच्चों धारिता का जो सूत्र होता है वो आपका होता है C बराबर Q बटे V। ठीक, Q क्या है?
आपको परिभाषा लिखना है तो आप लिख लीजिएगा मेरे साथ साथ। मैं बता रहा हूं आपको क्या लिखेंगे कि संधारित्र की प्लेटों को दिया गया आवेश Q, संधारित्र की प्लेटों को दिया गया आवेश Q तथा उन दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर के अनुपात को संधारित्र की धारिता कहते हैं। ठीक है, संधारित्र की प्लेटों को दिया गया आवेश Q तथा उन दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर को हम क्या कहते हैं? संधारित्र की धारिता कहते हैं। क्या लिखेंगे परिभाषा कि संधारित्र की प्लेटों को संधारित्र की प्लेटों को दिया गया आवेश Q तथा प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर भी के अनुपात को संधारित्र की धारिता कहते हैं। ठीक है, संधारित्र की धारिता किसे कहते हैं? संधारित्र की प्लेटों को दिया गया आवेश Q तथा उन दोनों प्लेटों के मध्य उत्पन्न विभवांतर भी के अनुपात को हम संधारित्र की धारिता कहते हैं। ठीक है, तो बच्चों C बराबर होता है Q/P। यदि हम इसके मात्रक की बात करें, यदि मान लीजिए एग्जाम में आपसे इसका मात्रक पूछता है तो आवेश का मात्रक बच्चों हो जाएगा कूलाम, और जो प्लेटों के मध्य उत्पन्न विभवांतर है उसका मात्रक क्या होगा? वोल्ट। क्या हो जाएगा? कूलाम बटे वोल्ट। और कूलाम बटे वोल्ट को हम बोलते हैं क्या? फैरड। कूलाम बटे वोल्ट को हम बोलते हैं फैरड। ठीक है, इसकी आप बच्चों बीमा निकाल सकते हैं। किसी एक क्वेश्चन में, किसी पिछले वीडियो में हम ये क्वेश्चन हम एक बार बता चुके हैं और वहाँ पर हम आपको इसकी बीमा भी बता चुके हैं। तो बच्चों यदि आपको संधारित्र की धारिता का बीमा पता है तो आप प्लीज कमेंट करके बताइए। ठीक है, अब हम आपको बताते हैं कि आवेशित संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा U बराबर 1/2CV² को हम कैसे प्रूव करेंगे। ठीक है, तो संधारित्र को आवेशित करने में जो किया गया कार्य होता है उसी को हम संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि संधारित्र को मान लेंगे कि माना संधारित्र, ध्यान दीजिएगा एक एक स्टेप को, संधारित्र की धारिता मान लेंगे, संधारित्र की धारिता क्या है? C है। ठीक है, और संधारित्र को आवेशित करने के क्रम में, संधारित्र को आवेशित करने के क्रम में किसी क्षण आवेश Q डैश तथा विभवांतर V डैश हो तब। ठीक है, किसी क्षण क्या हो? आवेश Q डैश तथा विभवांतर V डैश हो तब। तो बच्चों C बराबर फार्मूला होता है, C बराबर आपका फार्मूला होता है Q/V से आपका V बराबर हो जाएगा, V डैश बराबर हो जाएगा Q डैश बटे क्या हो जाएगा? C। V डैश बराबर हो जाएगा Q डैश बटे C। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि सूक्ष्म आवेश देने में किया गया कार्य निकालेंगे। तो सूक्ष्म आवेश देने में जो किया गया कार्य होगा वो छोटा कार्य होगा। ठीक है, और फिर बच्चों संधारित्र को आवेशित करने में कुल कार्य निकालने के लिए छोटे कार्य का हम क्या करेंगे? इंटीग्रेशन कर देंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे संधारित्र
को सूक्ष्म आवेश dq देने में किया गया कार्य। तो सूक्ष्म आवेश देंगे तो सूक्ष्म कार्य भी होगा, तो dw बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, विभव गुणे क्या होगा, आवेश। ये फार्मूला कहाँ से आया है, चूंकि आपको पता है कि v बराबर क्या होता है W/Q, तो यहाँ से यदि हम कार्य निकालेंगे तो v गुणे क्या होगा, Q। v क्या है बच्चों, विभव, और आवेश क्या है, Q। अब ध्यान देना, तो छोटा कार्य dw बराबर हो जाएगा, विभव आपका क्या होगा v' और आवेश आपका हो जाएगा dq। ठीक, अब हम निकालेंगे कि संधारित्र को आवेशित करने में किया गया कुल कार्य। तो कुल कार्य ही आपको संधारित्र की स्थिर ऊर्जा के रूप में प्राप्त हो जाएगा। तो लिखेंगे अतः संधारित्र को आवेशित करने में किया गया कुल कार्य, आवेशित करने में किया गया कुल कार्य, यही कार्य बच्चों क्या होगा, स्थिर ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। तो कुल कार्य निकालने के लिए हम क्या करते हैं, छोटे कार्य का क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे और लिमिट हम लगा देंगे 0 से q। अब आप ध्यान दो, बहुत ही आसानी से हम आपको इंटीग्रेशन बताते हैं। छोटा कार्य क्या है, ये आपका है v' इंटू क्या है बच्चों, dq। अब आप ध्यान दो, w बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 से q, और v' की वैल्यू क्या है आपकी, ये है आपका q'/c dq। तो बच्चों इंटीग्रेशन या डिफ्रेंशिएशन करते समय जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन या डिफ्रेंशिएशन हो रहा होता है उनको छोड़ करके बाकी वैल्यू कांस्टेंट होती है और उन्हें हम बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, अब आप ध्यान देना, C आपका बाहर निकल जाएगा। C क्या है, संधारित्र की धारिता है, और ये है बच्चों Q, और यहाँ आपका हो गया Q' dQ। तो Q' मीन्स एक आवेश है, उसका हमको Q के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। आपको हम एक फार्मूला साइड में बता दें, इसे आप नोट कर दीजिएगा बच्चों। इंटीग्रेशन का जो बेसिक फार्मूला होता है वो आपका होता है x⁴n, मीन्स x के सापेक्ष x पे पावर n आपका होता है x पे पावर n+1/n+1। इसके हिसाब से यदि मान लीजिए ये q है और ये dq है, ठीक है, तो बच्चों यहाँ देखिए x के सापेक्ष x का समाकलन है और यहाँ पे क्या है, q के सापेक्ष q का समाकलन है। तो जब हम इंटीग्रेशन करेंगे, इस पर कुछ नहीं पावर है तो 1 है, तो आपका हो जाएगा q पे पावर n की वैल्यू क्या है, 1 है, 1 + 1 और नीचे हो जाएगा 1 + 1 मतलब हो गया q²/2। इसे आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आप देखिए तो किया गया जो कार्य हो जाएगा 1/c, और q' का बच्चों जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा q'/2, q' का होल स्क्वायर, q'/2, और यहाँ लिमिट आपका हो जाएगा 0 से q। क्लियर। अब आप ध्यान दीजिए, अब आप क्या करेंगे, ये हो जाएगा w बराबर 1/c, 2 को भी आप बाहर निकाल लो, तो ये हो जाएगा 1/2, और यहाँ हो जाएगा बच्चों q' का स्क्वायर, लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट बच्चों क्या हो गया q। रूल क्या होता है, एक बार अपर लिमिट रखते हैं फिर माइनस लगा के एक बार लोअर लिमिट रखते हैं। तो w बराबर हो जाएगा 1/c इंटू 1/2। जब यहाँ अपर लिमिट एक बार रखोगे तो q' की जगह q रखेंगे तो बच्चों ये हो जाएगा q का स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट जब रखोगे q' की जगह 0 रखोगे तो ये आपका हो जाएगा 0 का स्क्वायर। अब आपका किया गया कार्य निकल के आ गया 1/2 इंटू 1/c q का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब लिख देंगे कि यही किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। यही किया गया कार्य क्या है, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। फिर लिखेंगे अतः स्थितिज ऊर्जा
अतः स्थितिज ऊर्जा U बराबर हो जाएगा 1/2 Q²/C। ये भी आपका एक स्थितिज ऊर्जा का सूत्र है। बट हमसे क्या कहा है, सिद्ध कीजिए कि स्थितिज ऊर्जा जो होता है 1/2 CV² होता है। तो संधारित्र को आवेशित करने में जो किया गया कार्य है वही कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में क्या होता है, संचित रहता है। तो हम संधारित्र को आवेशित करने में किया गया कार्य निकाले Q²/2C। यही कार्य यहीं पे लिखेंगे, यही कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में क्या होता है, संचित रहता है। तो बच्चों अब हम क्या करेंगे, आपको पता है कि चूंकि C बराबर होता है Q/V, इसलिए CV को इधर कर दो तो CV बराबर क्या हो जाएगा, Q। ठीक है, तब आपका U बराबर हो जाएगा, U मीन्स स्थितिज ऊर्जा 1/2। Q की जगह आप क्या लिख सकते हो, CV। तो Q की जगह यदि आप CV लिखोगे तो ये होगा CV²/C। तो ये आपका हो जाएगा U बराबर 1/2 और यहाँ हो गया C² × V/C और U बराबर हो गया 1/2। C से C बच्चों कट गया। ठीक है, C का स्क्वायर यहाँ V का भी स्क्वायर होगा, एक C से एक C कट गया तो ये आपका निकल के आ गया CV²। ये हमारा डेरिवेशन भी कंप्लीट हो गया कि संधारित्र की, आवेशित संधारित्र की जो स्थितिज ऊर्जा होती है U बराबर 1/2 CV²। तो बच्चों संधारित्र क्या है, संधारित्र एक ऐसा समायोजन होता है जिसमें किसी चालक के आकार में बिना परिवर्तन किए उस पर आवेश की पर्याप्त मात्रा को संचित किया जा सकता है। ठीक है, और संधारित्र को आवेशित करने में जो किया गया कार्य होता है वही कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। ये हमारा डेरिवेशन प्राप्त हो गया। बात समझ में आई कि नहीं आई, आई ना। तो बच्चों एक और प्रश्न लगे हाथ हम आपको बता देते हैं संधारित्र वाले चैप्टर से, क्योंकि अभी आपको संधारित्र का सारा कॉन्सेप्ट पता है तो ये प्रश्न भी आप बहुत ही आसानी से समझ जाएंगे। ठीक है, इसलिए बच्चों इस प्रश्न को हम आपको अभी बता दे रहे हैं। क्लियर। अब आप ध्यान दो, क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि किसी समांतर प्लेट संधारित्र के एकांक आयतन में संचित ऊर्जा 1/2 ε0E² है। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, हर एक साल गैप के बाद आपके बोर्ड पेपर सेट में ये प्रश्न पूछ रखा है। ठीक है, अब आप ध्यान दो, तो हम लिखेंगे, सबसे पहले आप ये जानो कि जो समांतर प्लेट संधारित्र के एकांक आयतन में जो संचित ऊर्जा होती है उसे हम संधारित्र का ऊर्जा घनत्व कहते हैं। क्या कहते हैं, संधारित्र का ऊर्जा घनत्व। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिख देंगे कि किसी समांतर प्लेट के संधारित्र के एकांक आयतन में संचित ऊर्जा संधारित्र की ऊर्जा घनत्व कहलाती है। संधारित्र की ऊर्जा घनत्व कहलाती है। तो बच्चों अब हम लिख देंगे कि संधारित्र की जो ऊर्जा घनत्व होता है उसे हम U से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि किसी समांतर प्लेट के संधारित्र की एकांक आयतन में संचित ऊर्जा संधारित्र की ऊर्जा घनत्व कहलाती है। तो ऊर्जा घनत्व U बराबर हो जाएगा कि संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा, संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा, जो व्यंजक अभी हम इसके पहले वाले प्रश्न में कराए थे, बटे संधारित्र की प्लेटों द्वारा घिरा आयतन। ठीक है,
संधारित्र की प्लेटों द्वारा घिरा आयतन। ठीक है बच्चों, तो समांतर प्लेट संधारित्र के एकांक आयतन में संचित ऊर्जा को हम संधारित्र की ऊर्जा घनत्व कहते हैं। तो ऊर्जा घनत्व U बराबर, इसमें ऊर्जा घनत्व लिखा नहीं है, बट संधारित्र के एकांक आयतन में संचित ऊर्जा को हम ऊर्जा घनत्व कहते हैं। ठीक है ना। अब ध्यान दो, तो समांतर प्लेट संधारित्र की जो स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला है वो आपका है 1/2 CV² बटे, ठीक, संधारित्र की प्लेटों द्वारा घेरा गया आयतन होगा क्षेत्रफल गुणे प्लेटों के बीच की दूरी। अब हम आपको बता दें, आयतन का जो फार्मूला होता है वो आपका होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो दो प्लेट है बच्चों समांतर प्लेट का, यदि इनके बीच की दूरी d, यदि इसे आप चौड़ाई मान लेते हो, मान लो कि आप चौड़ाई को क्या मान लिए, d मान लिए, तो लंबाई और ऊंचाई मिलकर के क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इन तीनों में से कोई दो वैल्यू का जो गुणनफल होता है वो आपका क्षेत्रफल होता है। तो क्षेत्रफल गुणे d जो होगा संधारित्र की प्लेटों द्वारा घेरा गया आयतन होगा। बात क्लियर। देखिए अब हम बड़े आराम से संधारित्र की एकांक आयतन में संचित ऊर्जा को निकाल पाएंगे। अब आप ध्यान दो, अब आपको पता है कि U ये ऊर्जा घनत्व है 1/2। C क्या है बच्चों, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र। तो समांतर प्लेट संधारित्र की जो धारिता का सूत्र होता है वो आपका होता है A∈0/d। क्या होता है, A∈0/d V²/AD। ठीक, अब आपका जो ऊर्जा घनत्व हो जाएगा U बराबर 1/2 A∈0 V² बटे d बच्चों नीचे आ जाएगा, तो d और d मिलके हो गया d²। तो यहाँ आप लिख दोगे AD²। ठीक है, a से a क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब हम लिखेंगे कि समांतर प्लेटों के बीच, समांतर प्लेटों के बीच, एक एक स्टेप को देखो बहुत ही आसानी से आपको समझ में आएगा। समांतर प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र, समांतर प्लेटों के बीच जो वैद्युत क्षेत्र का सूत्र होता है बच्चों E बराबर होता है V/d। V क्या है, दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर, और d क्या है, प्लेटों के बीच की दूरी। तो बच्चों यहाँ से यदि आप V का मान निकालते हो तो d को आप इधर ले लो, तो ED बराबर क्या हो जाएगा, V। तब ऊर्जा घनत्व आपका निकल के आ जाएगा, ऊर्जा घनत्व U बराबर ये हो जाएगा आपका 1/2 ε0। V की जगह आप क्या लिख देंगे, ED। तो यहाँ लिख देंगे ED का होल स्क्वायर अपान बच्चों क्या हो जाएगा, D का स्क्वायर। ठीक है, अब आप देखो इसे लिख सकते हो ऊर्जा घनत्व U बराबर 1/2 ε0। ED का होल स्क्वायर है ना, तो इसे आप लिख सकते हैं E का स्क्वायर इंटू D का स्क्वायर अपान बच्चों नीचे क्या है, D का स्क्वायर। D के स्क्वायर से D का स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो ऊर्जा घनत्व तो आपका निकल के आ गया 1/2 ε0 E का होल स्क्वायर। यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। क्या निकालना था, किसी समांतर प्लेट संधारित्र के एकांक आयतन में संचित ऊर्जा। तो समांतर प्लेट संधारित्र के एकांक आयतन में जो संचित ऊर्जा होती है उसे हम उसका क्या कहते हैं, ऊर्जा घनत्व कहते हैं। क्लियर है। तो क्या निकल के आया, 1/2 ε0 इंटू E का होल स्क्वायर। क्लियर। तो बच्चों अब हम आपको एक शॉर्ट क्वेश्चन बताते हैं। ये क्वेश्चन भी आपके बोर्ड पेपर सेट में कई बार पूछ रखा है। ठीक है, इसमें बच्चों हम आपको बता देते हैं कि धारा घनत्व से आप क्या समझते हैं, इसका मात्रक क्या है, बीमा क्या है, और धारा घनत्व आपकी कौन सी राशि है। ठीक है, और धारा घनत्व और अनुगमन वेग में क्या संबंध है, अनुगमन वेग या अपवाह वेग। ये प्रश्न आपसे 1 नंबर 2 नंबर या 3 नंबर में पूछ सकता है। ठीक है, मीन्स ये बहुविकल्पी में भी पूछ सकता है, 1 नंबर में भी पूछ सकता है, 2 नंबर और 3 नंबर में भी पूछ सकता है। ठीक है, नंबर के हिसाब से क्वेश्चन का रेंज को आप क्या करेगा, बड़ा कर देगा। ठीक है, तो क्या है
कह रहा है कि धारा घनत्व से आप क्या समझते हैं। तो सबसे पहले आप समझो कि धारा घनत्व से आप क्या समझते हैं। बच्चों ये प्रश्न आपका बोर्ड में कई बार पूछ चुका है, ठीक है ना, बोर्ड में बहुत बार ये प्रश्न पूछ चुका है, ठीक है ना, जो मेरे पास जानकारी है। तो धारा घनत्व से आप क्या समझते हैं, तो आप इसका आंसर लिख देंगे। पहले हम आपको बता दें कि धारा घनत्व को हम जे से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका सूत्र होता है I/A। अब हम आपको बताते हैं इसकी परिभाषा आप कैसे लिखेंगे। परिभाषा लिख देंगे कि किसी चालक में प्रवाहित धारा I तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A के अनुपात को धारा घनत्व कहते हैं। धारा घनत्व जे कहते हैं। तो धारा घनत्व किसे कहते हैं? किसी चालक में प्रवाहित धारा I तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A के अनुपात को हम क्या कहते हैं? अनुप्रस्थ काट। यहाँ पे आप लिख देना अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A के अनुपात को हम धारा घनत्व कहते हैं। ठीक है, तो बच्चों धारा घनत्व का फार्मूला आपका हो जाएगा J बराबर I/A। J क्या है? धारा घनत्व है। I क्या है? चालक में प्रवाहित होने वाली धारा, और A है बच्चों चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। A क्या है? चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अब हम आपको बताते हैं कि इसका आप मात्रक कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो फार्मूला तो आप जान गए। फार्मूला आपका हो गया J बराबर I/A। अब आप इसका मात्रक लिखो, तो धारा घनत्व का जो मात्रक हो जाएगा, धारा घनत्व J का जो मात्रक होगा, धारा का मात्रक कितना होता है? क्या धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। नीचे बच्चों क्या है? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। तो धारा घनत्व का मात्रक हो जाएगा एम्पियर/मीटर स्क्वायर। क्लियर? अब हम इसकी बीमा निकालते हैं। तो बच्चों इसकी बीमा जो होगी, बीमा बराबर हो जाएगा, एम्पियर की बीमा होती है A और मीटर का बीमा बच्चों होता है L। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा AL का होल स्क्वायर। तो धारा घनत्व की परिभाषा हो गई कि किसी चालक में बहने वाली धारा I तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A के अनुपात को हम धारा घनत्व कहते हैं। धारा घनत्व J बराबर होता है I/A। मात्रक हो गया एम्पियर/मीटर स्क्वायर। बीमा हो गया AL/2। ठीक है, क्या हो गया? L स्क्वायर ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा। क्लियर है? अब देखो, अब हम बात करते हैं कि धारा घनत्व कौन सी राशि है। तो बच्चों धारा घनत्व एक क्या होती है? सदिश राशि होती है। धारा घनत्व कौन सी राशि है? सदिश राशि होती है। और धारा घनत्व की जो दिशा होती है ना, किसी बिंदु पर धनावेश के चलने की दिशा में, धनावेश की दिशा जिधर होगी उधर ही आपका धारा घनत्व की भी क्या होगी? दिशा होगी। ठीक है, धारा घनत्व की दिशा धनावेश की चलने की दिशा में होती है। अब हम बात करते हैं कि धारा घनत्व और अनुगमन वेग में क्या संबंध होता है। आपको हम सबसे पहले बता दें, किसी वीडियो में हम आपको बताए थे कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग तथा विद्युत धारा में संबंध, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है, तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग और विद्युत धारा में जो संबंध होता है वो आपका होता है NEA/VD। आपसे बच्चों लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछ सकता है कि धारा घनत्व और अनुगमन वेग में क्या संबंध है। तो सबसे पहले आप मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग तथा विद्युत धारा में संबंध निकालेंगे, उसके बाद एक स्टेप लगेगा, फिर आपका धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध निकल जाएगा। जैसे हम आपको बताते हैं, I बराबर NEA/VD का आप पहले डेरिवेशन कर देंगे। यदि आपसे सिंगल क्वेश्चन पूछता है कि धारा घनत्व और अपवाह वेग में क्या संबंध है, तो फिर लिखेंगे अतः, यही लास्ट स्टेप आपको करना पड़ेगा, अतः धारा घनत्व J बराबर होता है I/A।
आई का मान है बच्चों NEA बी डी अपान हो जाएगा ए, तो ए से ए क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो धारा घनत्व J बराबर हो गया NEVD। ठीक है, तो ये है आपका सूत्र किसका, धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध। क्लियर। तो बच्चों इन बड़े बड़े प्रश्नों के बीच में एक छोटा प्रश्न भी हम आपको करा देते हैं। ये प्रश्न आपके बोर्ड पेपर सेट में 2 से 3 बार पूछ रखा है। ठीक है, क्या है प्रश्न, कह रहा है कि आवेश वाहकों की गतिशीलता की परिभाषा तथा मात्रक लिखिए, सिद्ध कीजिए कि इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता म्यू बराबर J अपान NEE है। अब हम आपको बताते हैं कि गतिशीलता की परिभाषा क्या होगी। सबसे पहले हम आपको इसका फार्मूला लिख देते हैं, फिर परिभाषा बताएंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, तो गतिशीलता म्यू बराबर बच्चों होता है VD बटे E। VD क्या है, आवेश वाहकों का अनुगमन वेग है, और E बच्चों क्या है, वैद्युत क्षेत्र है। अब आप इसकी परिभाषा बना लो, तो इसकी परिभाषा आप लिख दोगे कि एकांक वैद्युत क्षेत्र में, एकांक वैद्युत क्षेत्र में आवेश वाहकों का अनुगमन वेग VD ही क्या कहलाती है, आवेश वाहकों की गतिशीलता कहलाती है। एकांक वैद्युत क्षेत्र में आवेश वाहकों का अनुगमन VD ही आवेश वाहकों की गतिशीलता कहलाती है। ठीक है, तो आवेश वाहकों की गतिशीलता आपकी हो गई म्यू बराबर VD बटे E। ठीक है, अब आप देखो, अब इससे हम आपका क्या निकालेंगे, मात्रक निकालेंगे और बीमा निकालेंगे। अब बच्चों देखिए इसका मात्रक क्या होगा, तो मात्रक निकालने के लिए आपको अनुगमन वेग का मात्रक पता होना चाहिए और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का मात्रक पता होना चाहिए। तो आपको हम बता दें कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होता है F बटे Q। तो इस हिसाब से इसका एक मात्रक निकलता है न्यूटन बटे कूलाम। ऐसा क्यों, क्योंकि E बराबर होता है F बटे Q और F है बच्चों बल का मात्रक होता है न्यूटन और आवेश का मात्रक होता है कूलाम। ठीक है, एक फार्मूला होता है E बराबर V बटे D। V क्या है, समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर, और D है बच्चों समांतर प्लेट संधारित्र में प्लेटों के बीच की दूरी। तो इस फार्मूले के हिसाब से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो फार्मूला होता है वो आपका होता है वोल्ट बटे मीटर। ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का 2 फार्मूला पता है, इसलिए गतिशीलता का भी 2 फार्मूला निकल के सामने आएगा। देखिए क्या आता है। VD क्या है बच्चों, वेग है, तो वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक हो जाएगा न्यूटन बटे कूलाम। या एक और मात्रक आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, मीटर प्रति सेकेंड, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का दूसरा मात्रक लिख दो कि वोल्ट बटे। तो बच्चों गतिशीलता का क्या निकल गया, 2 मात्रक निकल गया। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दो, सेकेंड आपका नीचे आ जाएगा, कूलाम आपका ऊपर जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा मीटर गुणे कूलाम, नीचे हो जाएगा आपका न्यूटन गुणे सेकेंड। क्लियर, इसे आप लिखेंगे मीटर, जब बच्चों ऊपर जाएगा तो 1 मीटर और मीटर मिलके आपका हो जाएगा मीटर का स्क्वायर, और नीचे आपका हो जाएगा वोल्ट, और सेकंड नीचे आ जाएगा तो ये हो जाएगा वोल्ट सेकंड। क्लियर,
तो इसके दो मात्रक निकल के आ गया, मीटर गुणे कूलाम बटे न्यूटन सेकेंड, मीटर स्क्वायर बटे वोल्ट सेकेंड। अब हम बच्चों इसकी बीमा निकालते हैं, ठीक है। तो बीमा जब आप इसका निकालेंगे, बीमा आप इस फार्मूले से निकाल लो। मीटर के लिए बीमा यूज होता है बच्चों यल, और कूलाम आवेश का मात्रक है, आवेश की बीमा होती है AT, और नीचे बच्चों दिया है न्यूटन बल का मात्रक है, और बल की बीमा बच्चों होता है ml T/-2, और यहाँ दिया हुआ है सेकेंड, और सेकेंड की बीमा बच्चों होती है T। अब आप ध्यान देना, एक L से एक L कैंसिल हो जाएगा और एक T से एक T कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो m बच्चों ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा m/-1, ठीक है। L से L कैंसिल हो गया, एक T से एक T कैंसिल हो गया, T ऊपर जाएगा तो ये बच्चों हो जाएगा T/2, क्लियर। और यहाँ पे है बच्चों क्या, A, तो ये इसकी बीमा हो गई m/-1 T/2, और क्या हो गया A, क्लियर, ठीक है। तो बच्चों आप इसे नोट कर लो कि गतिशीलता की परिभाषा क्या है, मात्रक क्या है और बीमा क्या है। उसके बाद हम आपको बताते हैं कि गतिशीलता म्यू बराबर J/NEE कैसे होगी, क्लियर। तो बच्चों अब हम आपको बताते हैं कि इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता म्यू बराबर J/NEE कैसे होगी, ठीक है। तो जो आवेश वाहकों की गतिशीलता का सूत्र होता है वो आपका होता है VD/E। अब आप ध्यान दो, तो जो हमको सिद्ध करना है उसमें E तो नीचे है बट VD नहीं है, मीन्स VD की वैल्यू को हमको चेंज करके J/NE लाना है। तो हम लिख देंगे सबसे पहले कि चालक में प्रवाहित धारा, चालक में प्रवाहित धारा I बराबर हो जाएगा बच्चों NEA VD, ठीक है। चालक में प्रवाहित धारा हो जाएगा I बराबर NEA VD, और धारा घनत्व, तो इसलिए धारा घनत्व, क्योंकि इसमें J आया है, J बच्चों क्या है, धारा घनत्व है, तो J हमको निकालना जरूरी है। धारा घनत्व का फार्मूला अभी हम आपको बताए थे, J बराबर हो जाएगा I/A। तो धारा घनत्व J, I का मान हो जाएगा आपका NEA VD बटे क्या हो गया A। तो A से A बच्चों क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो J बराबर हो गया NE VD। अब आप क्या करो, VD की वैल्यू निकालना है, VD की वैल्यू आप इस फार्मूले से निकाल लो। तो यहाँ हो जाएगा J/NE को इधर ट्रांसफर कर दो, J/NE बराबर हो गया VD। इसलिए आवेश वाहकों की जो गतिशीलता म्यू बराबर हो जाएगी VD बटे क्या होता है फार्मूला E। इसलिए आवेश वाहक कहिए या इलेक्ट्रॉन कहिए, इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता, इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता म्यू बराबर VD/E, ठीक है। ये आपका VD का मान हो जाएगा J/NE, देखिए VD बराबर J/NE, ठीक है बच्चों। नीचे दिया है कैपिटल E, अब आप इसे लिख दो, NE आपका नीचे आ जाएगा, तो NE ये आपका प्रूफ हो गया, J बराबर NE। J क्या है, धारा घनत्व है, N क्या है बच्चों, प्रत्येकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, E स्मॉल e क्या है, एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश है, और बच्चों कैपिटल E क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्लियर।